पहली चीज है क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक सीधी सीधी बात है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक रहता है, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर सेल्स, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। इतने पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आया है, तो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में मेरा बिजनेस में बचा हुआ पैसा है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो मुझ पे पैसा बकाया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने भी होंगे मेरी एक लायबिलिटी है, क्योंकि मुझे उसको चुकाना है, तो फिर इसको मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहां लिख देता हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसी के भी हो सकते थे, या तो वो ऑफिस से रिलेटेड हो सकते थे या फैक्ट्री से रिलेटेड हो सकते थे। तो अगर मेरे फैक्ट्री से रिलेटेड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो यहां आएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहां भी आ सकते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहां भी आ सकते हैं ना। दोनों के केस में डेबिट साइड ही आएगा ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट है यार प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब है जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, ऑलरेडी पे कर चुका हूं मतलब मेरे को नेक्स्ट ईयर पे नहीं करना, नेक्स्ट ईयर पे नहीं करना, तो दैट इज माय एसेट। सीधा सीधा एसेट पे फंसेगा ना ये। इसको मैं क्या लिख दूंगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस मैं किधर से डिडक्ट करूंगा, प्रॉफिट लॉस से ना, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे वो एक्सपेंसेस हैं जो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है बंदे को, और बंदा किस में हो सकता है, मतलब ट्रेडिंग में ही आएगा ना मेनली, या फिर उसमें भी आ सकता है, क्योंकि प्रीपेड अगर मैंने सैलरी कर दी है तो वहां आएगा, और प्रीपेड मैंने अगर किसी फैक्ट्री के वेजेस वगैरह कर दिया तो मेरा यहाँ आएगा, है ना। इसमें भी आ सकता है और उसमें भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना होगा, और यहाँ पे डिडक्ट होगा या प्लस होगा, इधर इधर प्रीपेड एक्सपेंसेस है। अरे तुम्हें 24,000 बंदे को देना था, कल हमने एग्जांपल देखा था ना, 24,000 तुम्हें उस बंदे को पूरे साल की सैलरी देनी थी, तुमने 30,000 दे दी, तो तुमने कंपनी के तो 6,000 रुपए माइनस में डाल दिए ना, 6,000 कहीं और काम आ जाते कंपनी के, तो फिर दैट इज लॉस। अब क्या है यहाँ पे, आउट प्रीपेड एक्सपेंसेस आया, प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ भी आ सकता है। जनरली नहीं आता है बट चांसेस हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जनरली हमारा ट्रेडिंग में ही आता है, पर मैंने वहां भी लिख दिया है इनकेस तुमने सैलरी प्रीपे कर दी है, ठीक है। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम जो है वो मेरे को एडवांस में मिल गई है, तो एडवांस में मुझे मिली है, इसका मतलब ओनर को मिली है, ओनर को मिली है तो दैट इज लॉस ना, क्योंकि कंपनी ने अपने पैसे से निकाल के तुम्हें इनकम दी है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब मुझे एक बात बताओ, इनकम जो मैंने एडवांस में ले ली है वो मुझे लौटानी पड़ेगी ना, तो ये मेरे कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आ जाएगा।
ठीक। अब इनकम रिसीवेबल है। इनकम रिसीवेबल का मतलब है कि वो पैसा जो तुमने कमा लिया पर तुम्हें मिला नहीं है। अब तुम्हें मिला नहीं है तो फिर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला है, इस केस में तुम्हारी इनकम फॉर एग्जांपल थी 5 लाख रुपए, जिसमें से कंपनी ने बोला भाई मैं तेरे को सिर्फ 2.5 लाख दे पाऊंगा, अभी लॉस चल रहा है, तो तुम्हारे अराउंड 2.5 लाख बकाया है। ठीक है, तो ये पैसा तुम्हें मिलेगा तो सही, मिलेगा ना। तो यहाँ पे जितनी भी तुम्हारी सैलरी बन रही होगी उसको मैं ऐड कर दूंगा ना। ऐड किस तरफ करूंगा मैं, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? क्रेडिट साइड ना, वेरी गुड। इनकम रिसीव हो रही है तो ब्लू से लिखता हूं। स्पेलिंग गलत हो गई ना रेसिपी। इनकम रिसीवेबल, ठीक है, इनकम रिसीवेबल यहां आया, और इनकम रिसीवेबल किधर आएगा, इधर ना, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पे कंपनी के पास पैसा भी बढ़ेगा। पैसा कैसे बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास अगर पैसा बढ़ेगा तो मैं कंपनी में और पैसा लगाऊंगा, तो इनकम रिसीवेबल दूसरे से लिखता हूं। अरे इनकम रिसीवेबल, ठीक है, दोनों सेम स्केच से हो गए हैं, समझ जाना। बैड डेट, बैड डेट का मतलब क्या था, जो मेरा पैसा खो गया, मैंने किसी बंदे को दिया था, वो पैसा उसने लौटाने से मना कर दिया ड्यू टू सम रीजन, तो असेट में से माइनस हो जाता है ना। ये इनकम रिसीवेबल, तुम ये भी कर सकते हो, इसके आगे प्लस माइनस लिख लो, पर प्लस माइनस तो अंडरस्टूड रहता है, कि लिख दूं वो भी साथ में, अंडरस्टूड रहता है ना। ठीक है, तो ये बैड डेट किस किस में आ सकता है, बैड डेट का मतलब ये है कि तुम्हारा लॉस हुआ है, लॉस ही तो हुआ है, तो किधर आएगा, प्रॉफिट लॉस के लॉस में ना, बैड डेट यहां आ जाएगा, बैड डेट। अब बैड डेट यहां आ गया तुम्हारा, तो यहाँ पे मेरा जो डेटर से पैसा आने वाला था, उसमें डेटर में से पैसा जो आने वाला था उसमें से माइनस कर दूं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं डेटर का पैसा माइनस बैड डेट, समझाने के लिए। ठीक है, इतना पैसा मुझे आने वाला था, बैड डेट मैंने माइनस कर दिया। अब बैड डेट हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये देखो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ये फर्स्ट क्वेश्चन में आरडीडी करके पढ़ा होगा ना हमने। आरडीडी क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे पहले से ही पता था कि ये बंदा मुकर सकता है, ये पैसे नहीं देगा, तो मैंने थोड़ा सा रिजर्व बना लिया अपने पास ही, सिक्योरिटी अमाउंट भी बोलते हैं उसे। तो तुमने पहले से ही बना के रखा, तुम्हें लगा कि ये बंदा पैसा मेरे को रीपे नहीं कर पाएगा, तो फिर तुमने ऑलरेडी अपने पास ये आरडीडी रखा है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल का मतलब है आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो मेरे पास ये बैकअप है ही, इसको हम एज अ बैकअप यूज करते हैं। तो आरडीडी किस किस तरफ आ सकता है, आरडीडी एक लॉस ही होगा ना, और दूसरी चीज है आरडीडी को हम किधर से, इधर से डेटर से माइनस कर दूं ना, डेटर से, या फिर वो सनड्राई डेटर। सनड्राई डेटर क्या होता है, कुछ नहीं, सनड्राई मतलब मिसलिनियस, बहुत छोटा अमाउंट, तो डेटर या फिर सनड्राई डेटर से माइनस कर दूंगा आरडीडी को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। और दूसरी साइड कहाँ दिखाऊंगा, यहाँ पे लॉस में,
यहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं, आरडीडी, आरडीडी रेड से, आरडीडी डाल रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, चलो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, आरडीडी हो गया भाई तुम्हारा। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इसका मतलब है कि तुमने रिजर्व रखा है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तुमने एक छोटा सा रिजर्व रखा, रिजर्व, इंग्लिश में इसका मतलब क्या समझ आ रहा है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। इंग्लिश में ही मतलब बता दो इसका। जैसे तुम्हें ये पता था कि किसी बंदे ने तुमसे कितने पैसे लिए, तुमसे ले लिए 10 लाख रुपए, 3 4 5 6, ठीक है, किसी ने तुमसे लिए 10 लाख रुपए लिए थे, तो तुमने ये सोचा कि भाई ये बंदा मेरे को लास्ट में पूरे 10 लाख रुपए तो लौटा नहीं पाएगा, तो जैसे मैंने वो इनकम टैक्स वाला नहीं, वो इनकम टैक्स बोल रहा हूँ, मैंने वो ट्रैफिक वाला नहीं दिया था एग्जांपल कि ट्रैफिक चालान होता है, तो तुम्हारे साल भर में अगर 50,000 का चालान बना, तो गवर्नमेंट एक डिस्काउंट दे देती है कि भाई अपना पूरा बिल ड्यू पे कर दो, तो हम तुम्हें 50% डिस्काउंट देंगे, तो 50,000 का बिल तुम्हें सिर्फ 25,000 ही पे करना है। ऐसे ही तुमने एक रिजर्व डिस्काउंट दे दिया अपने डेटर्स को, ताकि तुम्हारा पूरा पैसा वापस आ जाए। अब पूरा पैसा वापस आ जाए तो ये तुम्हारा एक तरह से लॉस ही हो गया ना, लॉस ही हुआ। तो लॉस किस में आ सकता है, यहाँ पे ना, और हम लोग वैसे डिस्काउंट देते भी हैं, डिस्काउंट हम लोग देते भी है ना, डिस्काउंट सब पर लिखते हैं और माइनस कर देते हैं, तो ये जो है ना, इस वाले डिस्काउंट को हम जो ओवरऑल डिस्काउंट दे रहे हैं उसमें प्लस कर सकता हूं क्या मैं, जो मैं ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहा हूं उसमें मैं ऐड कर दूंगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, है ना, ओवरऑल डिस्काउंट मेरा ऐड हो गया। और ये कहाँ आ सकता है, लायबिलिटी में आएगा या एसेट में आएगा, ये बताओ। हाँ, असेट में ही आएगा ना, पर असेट में आएगा तो ये डिडक्ट होगा ना इसमें, क्योंकि डेटर से तुम्हें आना तो 10 लाख था, पर डिस्काउंट देके आया फॉर एग्जांपल 7 लाख ही, तुम्हारा 3 लाख का तो नुकसान हुआ है ना ओवरऑल में से, तो इसमें से मैं डिस्काउंट माइनस कर सकता हूं, माइनस तुम्हारा रिजर्व फॉर डिस्काउंट डेटर, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया है, ठीक है, माइनस कर सकता हूं ना मैं, ठीक है। आज तो एसेट वाला छोटा पड़ गया। ठीक है, उसके बाद है भाई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस साइड लिखता हूं मैं, डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट योर लॉस। हाँ, सबसे पहले तो ये बताओ प्रॉफिट लॉस में इधर किधर, डीआर साइड ना, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मैंने लिखा यहाँ, अब डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ लिख दिया, तो असेट मेरे से जो उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है वो माइनस हो जाएगी, सिंपल ना। तो यहाँ पे जो भी तुम्हारी असेट की वैल्यू थी, असेट वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, दोनों एक कलर से नहीं किया क्या मैंने,
डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आधा टेबल खत्म हो चुका है तुम्हारा, आधा ही रह गया। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इंटरेस्ट लग रहा है, ये देखो अपन ने दो चीज देखी थी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या था कि भाई जो पैसा लगाने वाला बंदा था उसने पैसा लगाया और अपने पैसे में से थोड़ा सा अमाउंट निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल तुमने लगाए थे 500 रुपए किसी बिजनेस में, तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुमने 100 रुपए निकाल लिए। अब 100 रुपए पे तुम्हें अपनी कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, इसका मतलब है कंपनी को फायदा है इससे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा क्रेडिट साइड में आ जाएगा, आ जाएगा ना? तो यहां पे मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि जो भी कैपिटल मैंने इनिशियली लगाई है बिजनेस में मैंने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए लगाए हैं, 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो बिजनेस मुझे कुछ इंटरेस्ट देगा उसका, तो ये बिजनेस के लिए तो लॉस है ना, तो बिजनेस के लिए लॉस है, इसीलिए मैं प्रॉफिट लॉस में डीआर में लिख दूंगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें गलती मत करके आना ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। अब मेरे को जल्दी से ये बात बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे तुम्हारे जितनी भी उसकी कैपिटल थी उसमें प्लस होगा या माइनस होगा? कैपिटल तो हम यही लिखते हैं ना, तो कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होगा सीधा सीधा और ड्राइंग माइनस होगा, है ना? तो पार्टनर की कैपिटल में इसको ऐड कर दूं, रेड से ही लिखा है ना, रेड और ब्लू, तो ये हो गई मेरी पार्टनर की कैपिटल। अब इसमें ऐड क्या करूंगा मैं? इंटरेस्ट ऑन क्या करूंगा बताओ ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, ऑन कैपिटल, और माइनस क्या कर दूंगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना, ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब तक सब आसान लग रहा है ना? आसान है ही, आसान लगेगा क्यों नहीं? ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन था, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन लॉस है कि फायदा है? लॉस है ना, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन और लौटाना भी है ना, लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लोन गिवन, इसको बीच में लिख देता हूं, तो इंग्लिश पढ़ो और ये बताओ मुझे किस में जा सकता है ये। इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ने कहीं पैसा लगाया और बिजनेस ने किसी को लोन दिया, तो ये तो हमारी इनकम बन गई ना, इनकम बन गई तो हमारी एसेट बन गई और वहां सीआर में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि ये देखो इंटरेस्ट है,
तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑन लोन गिवन, और यहाँ पे मेरी एसेट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑन लोन गिवन। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आएगी, अभी ध्यान से समझना। इंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अपनी बाइक मंगा रहा हूं घर से, ठीक है? मैंने कोई ट्रेवलर किया, मैंने वो ट्रेवलर से इंश्योरेंस ले लिया कि मेरी बाइक में स्क्रैच भी लगेगा तो मैं तुमसे पैसा ले लूंगा। तो मैंने कोई चीज इंश्योर्ड करा ली। अब मैंने वो चीज अगर इंश्योर्ड कराई है तो पहली चीज तो इतना हल्ला मचाते हैं ना यार ये। हाँ, मैंने पहली चीज तो इंश्योर्ड कराई है, तो मेरा वो किधर आना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए या पीएनएल में आना चाहिए? ट्रेडिंग में आना चाहिए ना? ट्रेडिंग में किस में आना चाहिए, सीआर में या डीआर में? इंश्योर्ड कराइए, इंश्योरेंस है सीआर ना? ठीक, अब मैंने इंश्योर्ड करा ली, अब अनइंश्योर्ड का भी लिख देता हूँ, उससे दोनों एक साथ पता चल जाएंगे। अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब देखो, इंश्योर्ड या अनइंश्योर्ड दोनों गुड मेरे डिस्ट्रॉय हुए, तो मेरा माल तो बन के जा चुका था ना। मेरा अगर माल बन के जा चुका था, वो दोनों तो इधर ही आएंगे क्रेडिट साइड में। बट अगर मेरे को इंश्योरेंस मिल गया तो वो मेरा पैसा बढ़ा ना। बट अगर इस चीज का मेरे को पैसा नहीं मिला तो मेरा लॉस हो गया। सिंपल सी बात है ना? तो मेरी ये जो दोनों चीजें हैं, ये मेरी आ जाती है इधर ही क्रेडिट साइड के ग्रॉस में। बट इंश्योर्ड पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, इसलिए वो मेरा हो जाएगा सीआर, और अनइंश्योर्ड मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए वो हो जाएगा मेरा डीआर। इजी है ना? ठीक है, इसको लिखेंगे ब्लू से, इसको लिख देंगे रेड से। इंश्योर्ड गुड, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और तुम्हारा नेक्स्ट है अनइंश्योर्ड। अब इस केस में यहां पे आ जाएगा अनइंश्योर्ड। इस केस में तो तुम्हें नुकसान हो गया ना, गुड्स बाय फायर, और यहाँ पे इंश्योर्ड, इसलिए हम जनरली इंश्योरेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब ये फायर एक्सीडेंट सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, फायर एक्सीडेंट स्टोलन सब। ठीक है, लिख दो तब भी फायर स्टोलन, और क्या हो सकता है, एक्सीडेंट, जितनी भी एक्सट्रीम सिचुएशन है सब लिख लेना है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब गुड्स स्टोलन, गुड्स जो थे चोरी हो गए, तुमने तो बना के दिए ना, तो इधर लिख दूं सीआर में, इधर लिख दूं ना, तुमने तो बना के भेज दिए ना, तो तुम्हारा तो आउटपुट निकल गया।
तो यहाँ पे तुमने क्या किया, गुड्स स्टोलन। ये सेम ही नहीं है, गुड स्टोलन, गुड डिस्ट्रॉयड, तो किस में आ जाएगा, लॉस में आ जाएगा ना, गुड्स स्टोलन, खत्म। गुड स्टोलन के बाद है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अब देखो, तुमने कोई भी चीज फ्री सैंपल में निकाल दी है, तुमने किसी को एज अ फ्री सैंपल दिया। देखो जो हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं ना, तो परफ्यूम के दो वर्जन आते हैं, एक तो छोटा वाला आता है ट्रायल वर्जन, और एक उसी का बड़ा वर्जन आता है। मैं बेला वीटा का एग्जांपल ले लेता हूँ। बेला वीटा ने क्या किया, बेला वीटा ने 599 के 5 या 6 का पैक बना दिया। उसमें आपको ऑप्शन दिया कि आप 6 को चूज कर लो, जो भी आपको पसंद आए, फिर आप उसका बड़ा वर्जन ले लेना। सेम टूथपेस्ट का होता है, ये जितने भी छोटे छोटे वर्जन होते हैं ना, ये होते हैं ट्रायल वर्जन। जैसे शैम्पू ले लिया तो क्लिनिक प्लस का अगर पाउच लिया तो वो ट्रायल वर्जन है। अगर वो तुम्हें समझ आता है तो फिर तुम छोटी बॉटल लेते हो, अगर तुम फैमिली वाले हो तो फिर तुम बड़ा वाला बॉटल ले आते हो। तो वही ट्रायल पैकेज वाला सीन है। तो ट्रायल पैकेज देना ही पड़ता है हर कंपनी को। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को 2 दिन का डेमो क्लास देना पड़ेगा। अगर 2 दिन का डेमो क्लास किसी को बंदे को समझ आएगा तो वो ट्रायल पैकेज था, फिर वो कंप्लीट पैकेज मेरे से खरीद लेगा, है ना। तो वो ट्रायल पैकेज इसी में आ जाएगा ना, सीआर में, क्योंकि तुमने कोई चीज कंप्लीट करके ही एज अ फ्री सैंपल दोगे। हाँ, तो इधर आ जाएगा फ्री सैंपल्स। और फ्री सैंपल्स जब तुम दे रहे हो तो फ्री सैंपल तुम्हारा प्रॉफिट है या लॉस है? फ्री दे रहे हैं ना, और फ्री भी दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ऑफिस और सेल्स लिखते हैं ना, ऑफिस और सेल्स लिखते हैं, तो इसको मैं एडवर्टीजमेंट में भी डाल सकता हूँ ना। एडवर्टीजमेंट का भी एक सिंपल सा सिस्टम होता है कि आप छोटा छोटा पैकेज दे दो। जैसे तुम लोग मॉल में गए, मॉल में तुम लोग देखो कि टाटा के ही उसमें चले गए तुम, तो उधर छोटे छोटे परफ्यूम के सैंपल रखे होते हैं, नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल लिख के, और एक पेपर सा होता है, तो पेपर में तुम लगाओ, आराम से स्मेल करो, अगर ठीक लग रहा है तो लेके निकल जाओ, नहीं लग रहा है तो छोड़ दो। तो वो जो फ्री सैंपल है वो एक तरह से एडवर्टीजमेंट का ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एडवर्टीजमेंट में या तो ऐड कर दूंगा इसे, अगर नहीं लिखा है तो सीधा सीधा लिख दूंगा। क्या लिखना है मेरे को, डिस्काउंट्स ना, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल्स, या तो ऐड कर दो, नहीं लिखा है तो डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। फ्री सैंपल, फ्री सैंपल। अब नेक्स्ट क्या है भाई, गुड्स विड्रॉल बाय पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज। पहली चीज तो पार्टनर की कैपिटल से माइनस कर दूंगा मैं, जितनी उसकी कैपिटल है लायबिलिटी में माइनस कर दूंगा। और दूसरी चीज है वो आपका किस में आएगा, परचेजेस में आ जाएगा। पढ़ो क्या लिखा है, शो टू क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब इधर, उसके बाद है डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस, और उसके बाद है एड टू क्रेडिटर ऑन दी, नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला पार्टनर कैपिटल या करेंट का डेबिट साइड। देखो तुम बनाते हो, क्या बनाते हो, कुछ कोई प्रोडक्ट बताओ, कोई भी प्रोडक्ट बता दो, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। क्या, आलमंड ऑयल, ठीक है। आलमंड ऑयल का भी बहुत बड़ा मार्केट है। उसमें क्या है, सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा आलमंड ऑयल का, शांति अमला, बता रहा हूं मैं। तो यहाँ शांति अमला बनाते हो, शांति अमला बनाया तो घर से मम्मी ने कहा कि भाई इतने लोगों को तेल बेचते हो, हमारे लिए भी कभी कुछ ले आओ। ऐसे मम्मियाँ कह देती हैं, ले गए। तो उसको तुम ले गए, अब तुम ले गए तो यहाँ तो सेल हो गई ना उसकी, यहाँ सेल हो गई, तो मतलब तुम यहाँ ऐड कर सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गया
कि शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इसका मतलब है कि तुमने क्रेडिट साइड से वो चीज उठा ली, फुल माल बना हुआ था, तुम एक पैक उठा के लेके चले गए। अब इन केस ऑफ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग तुमने इसमें और भी लिखा है डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस ऑफ अकाउंट। परचेजेस किधर आता है, इधर आता है ना, तो परचेज किस केस में कट सकता है वो, मतलब किस केस में माइनस हो सकता है इधर से, छोड़ दो, ये क्रेडिट साइड में डाल देना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगेगी, छोड़ दो उसे। तो हम लोग सेल्स में प्लस कर देंगे ना उसे सिंपली, तो सेल्स में तुम लोग प्लस कर देना गुड्स टेकन टेकन होम बाय पार्टनर, और पार्टनर लेके गया है तो उसकी कैपिटल से माइनस कर दूंगा ना मैं, क्योंकि बिजनेस को भी तो उसमें के पैसे में से आना चाहिए। अगर वो अपने यहाँ आलमंड ऑयल लेके चली गए तो तुम तो बोलोगी ना इसमें मेरा लॉस है, मैं क्यों बियर करूंगी वो लॉस, तो कुछ नहीं करोगे तुम, इसके जो भी लेके गया है पार्टनर, पार्टनर की कैपिटल में से माइनस कर देना, माइनस ये गुड्स टेकन, ठीक है। अब है फॉर देयर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज ये इंपॉर्टेंट है, पर्सनल यूज। हाँ 15 हो गए अपने अनरिकॉर्डेड परचेजेस, 22 ही तो है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड परचेजेस का मतलब है कि ऐसे परचेज जो तुमने रिकॉर्ड ही नहीं किए, मतलब तुम्हारा सिस्टम बंद हो गया, तुम लोग मिठाई बेचते हो, ठीक है, तो तुम्हारा सिस्टम बंद हो गया, तुम दुकान का शटर ही लगा रहे थे, तो एक बंदा आया बोला सर हमारे यहाँ पे ये एक खुशखबरी है, ये है वो है, मेरे को 1 किलो पेड़ा और दे दो। तुमने बोला यार खुशखबरी है, पेड़ा दे दिया, सिस्टम लॉगिन नहीं किया, पेड़ा चला गया बट उसकी एंट्री नहीं हुई सिस्टम में, ठीक है, तो पेड़ा तो गया है, रॉ मटेरियल लगा है, उसके पीछे कुछ कॉस्ट है, और वो भी पैसा तुम घर लेके चले गए, गले में भी नहीं डाला। तो अब ये वाला पैसे को हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स। और अनरिकॉर्डेड परचेजेस का मतलब है कि भाई तुम कोई चीज परचेज कर रहे थे और उसको तुम रिकॉर्ड करना भूल गए। ये जितने भी तुम्हारे सीमेंट के और ये जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स के दुकानें होती है ना, सरिया वरिया जो आता है, ये सारा मॉर्निंग में आता है, तो इन लोगों की बहुत दिक्कत रहती है। मैं तो पहले इस इंडस्ट्री में था ना, तो इन लोगों का सीन ये था कि सर हम सो ही नहीं पाते, रात को 10 बजे हम लोग दुकान बंद करते हैं, उसके बाद 2 बजे ट्रक आ जाता है, सामान अनलोडिंग अनलोडिंग कर करा के सुबह 10 बजे फिर दुकान खोलनी पड़ती है। तो अब रात को वो सो नहीं पाए, उन्होंने एंट्री ऐसी कागज पे ली और कागज को रजिस्टर में रख दिया। अब ऐसे उसने परचेज कर लिया जो उसने एंट्री ही नहीं करा, तो उसको हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड परचेजेस। और अनरिकॉर्डेड सेल तो हमने पढ़ाई, अनरिकॉर्डेड परचेजेस और सेल्स। अब मुझे एक बात बताओ, परचेज मैंने किया है कोई चीज, तो यहाँ पे परचेजेस में ऐड कर दूंगा ना, है तो परचेज ही ना, है तो परचेज ही, बस मैंने अनरिकॉर्ड नहीं, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया, अनरिकॉर्डेड परचेजेस। और अनरिकॉर्डेड सेल्स कहाँ जाएगी, अनरिकॉर्डेड सेल्स किधर जाएगी, क्रेडिट की साइड ना, सेल्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स में प्लस कर दूंगा, ठीक है। अब एडजस्टमेंट हो रहा है तो दो जगह जाएगा, जाना भी चाहिए, है ना। तो जो भी मेरी परचेज हुई, चलो परचेज को मत समझो, सेल्स को समझ लो तो परचेज समझ में आ जाएगा। अब जो सेल्स है मेरी वो असट की साइड जाएगी ना, हाँ, बुक से देख के नहीं, वैसे ही बता दो अनन्या, बुक से देख के नहीं, वैसे ही बता दो। अब मेरी जो सेल्स है
वो किधर जानी चाहिए बैलेंस शीट में, असेट में या लायबिलिटी में? कोई चीज सेल हो रही है, मेरे बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स आ जाएगी। ब्लू से ही लिखा है ना, ब्लैक से लिखा है ऊपर। लिखते लिखते परेशान मत हो जाना, काम छोड़ देना फिर इसको। अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक। अनरिकॉर्डेड सेल्स मेरी इसमें आ गई। अब परचेजेस किस में आ सकती है? लायबिलिटी में। ये मैंने किस में लिखा है? ब्लैक से लिखा है। इन केस बीच में बोर हो जाओ लिखते लिखते, तो राउंड मार के आ जाना, ये कलर कोड खराब मत करना।